Hello dear students, welcome once again to my YouTube channel English by Naveen sir. Sorry for being late. इस बार काफ़ी समय हो गया वीडियो बनाए हुए। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए थे कि सर आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया है, तो सॉरी फॉर दैट। आज मैं आप लोगों के लिए एक लिटरेरी थियरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है, एक लिटरेरी थियरी है, और इसमें क्या इसका मीनिंग है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और एक आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग लिटरेरी थियरी फॉर्मलिज्म। So students, let's discuss formalism in detail। देखिए, फॉर्मलिज्म को हिंदी में रूपवाद कहते हैं। ये एक ऐसी और पद्धति है, ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी वर्क का या किसी भी ऑथर के किसी वर्क को और लैंग्वेज के आधार पे उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। यानी ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसमें जो लैंग्वेज है उसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस दिया गया है, और लैंग्वेज पे बेस्ड ये क्रिटिसिज्म है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, ये जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत और रशिया में हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग या उसके बाद रशिया में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके दो मेन सेंटर्स थे। पहला सेंटर मॉस्को था और दूसरा था सेंट पीटर्सबर्ग। मॉस्को में इसकी शुरुआत 1915 में हुई थी, और सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी शुरुआत 1916 से मानी जाती है। लेकिन बाद में जब सोवियत यूनियन बन गया तो इसका केंद्र जो है ये चेकोस्लोवाकिया की राजधानी जो प्राग है वो इसका सेंटर बन गया, और वहां पे जो फॉर्मलिस्ट थे उन्होंने मिलकर के प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल का गठन किया था। आइए अब हम बात करते हैं कौन कौन से जो राइटर्स हैं जिनको हम और फॉर्मलिस्ट राइटर्स के रूप में जानते हैं। इनमें जो मेजर राइटर्स हैं वो हैं विक्टर स्लोवस्की, जो कि प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल के मेन और हेड जिन्हें हम कह सकते हैं। रोमन जैकबसन, जिन्हें हम मॉस्को लिंग्विस्टिक सोसाइटी के हेड के रूप में जान सकते हैं। इसके अलावा बोरिस इकेनबॉम, व्लादिमीर प्रॉप और यूरी ताइनानोव, ये मेजर फॉर्मलिस्ट्स हैं। और जो फोकस है इनका, यानी जो फॉर्मलिस्ट्स हैं उनका फोकस किसी भी वर्क में, जैसे वो अगर किसी लिटरेचर के वर्क को देखेंगे तो उनका फोकस फॉर्म पे होगा, न कि कंटेंट पे। तो फॉर्म यानी जो डिवाइसेस हैं, अब जैसे कोई भी लिटरेरी वर्क है उसमें कितने तरह के डिवाइसेस होते हैं, स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, नैरेटिव डिवाइसेस होते हैं। तो उनका जो फोकस है, यानी वो जब किसी वर्क को पढ़ते हैं तो वो उसकी फॉर्म को देखते हैं, न कि और उसके एक्सोफोरा यानी किसी राइटर के बायोग्राफी को, कल्चर को, हिस्ट्री को, रिलीजन को, इन चीज़ों को वो महत्व नहीं देते हैं। तो वो ये मानते हैं कि जो फॉर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि कंटेंट। ठीक है, ये एक मेजर बात है जो अपने को ध्यान रखनी है। और जो एम है रशियन फॉर्मलिस्ट्स का एम जो है वो क्या है? देयर एम इज टू फाइंड आउट द एसेंस ऑफ लिटरेरीनेस ऑफ लिटरेचर। यानी देखिए, वो ये सोचते हैं कि लिटरेचर क्या चीज बनाती है। यानी आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि जो लैंग्वेज हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को अक्सर ये पूछता हूँ कि एक न्यूज़पेपर को भी हम पढ़ते हैं और उसमें भी वैसी ही लैंग्वेज, वही वर्ड्स हैं, क्योंकि वर्ड्स तो अलग नहीं हैं,
तो वही वर्ड्स न्यूज़पेपर में भी हैं, वही वर्ड्स किसी मैगजीन में भी हैं, और वही वर्ड्स एक नॉवल में भी हैं, एक पोइम में भी हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो एक लिटरेरी पीस को लिटरेरी पीस बनाती है? यानी ऐसा क्या है कि हम लिटरेचर को और बाकी चीजों से अलग मानते हैं? तो इसको ढूंढना, यानी इसेंस ऑफ लिटरेरीनेस को फाइंड आउट करना ही फॉर्मलिस्ट जो हैं उनका और एम है। अब देखिए फॉर्मलिस्ट क्या कहते हैं, द सोर्स ऑफ लिटरेरीनेस इन लिटरेचर इज नीदर द ऑथर नॉर द कॉन्टेक्स्ट, द थीम और द सब्जेक्ट। यानी जो लिटरेरीनेस है वो ऑथर के कारण नहीं होती है, न ही कॉन्टेक्स्ट के कारण होती है, और न ही थीम के कारण, और न ही सब्जेक्ट के कारण। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नोवेल या कोई पोइम है वो उसके ऑथर ने लिखी है इसलिए वो लिटरेचर है। यानी जैसे शेक्सपियर ने अगर मान लीजिए कुछ भी लिख दिया तो क्या हम उसे लिटरेचर मानेंगे? ऐसा नहीं है। और अगर उन्होंने किसी टॉपिक पे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हार्ट बीट है, हृदय के धड़कने, हार्ट बीट पे और एक साइंटिफिक आर्टिकल भी लिखा जा सकता है और एक पोइम भी लिखी जा सकती है, उनमें वर्ड्स भी सेम होंगे। तो ऐसी कौन सी चीज है जो एक पोइम को पोइम बनाती है और एक आर्टिकल को उससे अलग बनाती है? यानी उन दोनों में फर्क क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, इसको ढूंढना जो है वो उनका एम है। अब वो क्या कहते हैं कि उस लिटरेरीनेस का सोर्स क्या है? जो फॉर्मलिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं द सोर्स ऑफ लिटरेरीनेस इज लैंग्वेज। यानी लिटरेरीनेस का जो सोर्स है वो क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जो लिटरेचर की है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लैंग्वेज। यानी डे टू डे लैंग्वेज से लिटरेचर की लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल अलग होती है। और जैसे हम न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है वो और एक लिटरेरी लैंग्वेज जो है उसमें डिफरेंस होगा। और किसी लैंग्वेज को लिटरेरी क्या चीज बनाती है, यानी ऐसी क्या चीज है जो उस लैंग्वेज को लिटरेरी बनाती है? तो वो ये कहते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो किसी लैंग्वेज को लिटरेरी बनाता है। तो इसलिए मेन फोकस जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स हैं उनका मेन फोकस है लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। अब वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इज यूनिकली स्ट्रक्चर्ड। यानी जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही यूनिक होता है। तो ये बात जो फॉर्मलिस्ट्स हैं वो मानते हैं कि जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही और यूनिक होता है। अब वो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर यूनिक कैसे होता है, इस चीज के लिए उन्होंने कुछ थियरीज दी हैं और कुछ उन्होंने अपनी पर्टिकुलर और उनकी टर्म्स हैं जिनको हमें समझना होगा। जो मेन टर्म्स उन्होंने दी हैं उनकी हम बात करें तो वो है लिटरेरीनेस जो रोमन जैकबसन ने दी है, फोरग्राउंडिंग जो जैन मुक्रोवस्की ने दी है, और डीफेमिलियराइजेशन जो विक्टर स्लोवस्की ने दी है। अब ये नाम भी आपको याद रखने हैं, नेट के एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये टर्म जो है ये किसने दी है, तो ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा स्टोरी और प्लॉट का डिफरेंस जो है वो भी एक मेजर डिफरेंस है जिसके बारे में उन्होंने बात की है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि जो ये डिफरेंसेस हैं ये क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटरेरीनेस की। तो लिटरेरीनेस का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज जो है वो और लिटरेचर की जो लैंग्वेज है उसमें जो फर्क है उसी को उन्होंने और लिटरेरीनेस कहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लैंग्वेज यूज करते हैं राइटर्स, जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अलग होता है। उसी को उन्होंने क्या कहा है, उसी को उन्होंने लिटरेरीनेस कहा है। उसके बाद दूसरी जो टर्म आती है वो आती है डीफेमिलियराइजेशन। डीफेमिलियराइजेशन जो टर्म है वो विक्टर स्लोवस्की ने दी थी और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए डीफेमिलियर, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, और डीफेमिलियराइज का मतलब हो गया कि टू मेक स्ट्रेंज। डीफेमिलियराइज का मतलब क्या है कि जो भी चीज हमारे लिए फेमिलियर है उसको और डीफेमिलियर बना दिया जाता है, टू मेक द फेमिलियर स्ट्रेंज। यानी किसी परिचित चीज को और अजनबी की तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसी को कहते हैं डीफेमिलियराइजेशन। अब एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज समझाता हूं। जैसे
किसी बॉलीवुड मूवी में हम देखते हैं कि एक ही मेन स्टोरी हम देखते आ रहे हैं कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलेन होता है, और लास्ट में जो विक्ट्री है वो हीरो की हो जाती है। अब हम बार बार वही स्टोरी लाइन, वही जो हीरो और विलेन की कहानी है, उसे हम क्यों देखते हैं? उसका कारण है डीफेमिलियराइजेशन, यानी स्टोरी को, प्लॉट को इस तरह से हमारे सामने रखा जाता है कि हमें लगता है कि ये हम पहली बार देख रहे हैं। तो ये डीफेमिलियराइजेशन जो है, ये चीज और एक बहुत ही मेजर चीज है जिसके कारण हम लिटरेचर को और पसंद करते हैं। अब लिटरेरी लैंग्वेज में भी डीफेमिलियराइजेशन होता है। एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जैसे अमीश त्रिपाठी हैं, आपने नाम सुना होगा अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने शिवा ट्रायोलॉजी नाम से लिखा है, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जिनकी एक बुक है जो बहुत ही पॉपुलर रही है। उन्होंने वही कहानी ली है जो हमारे पुराणों में है, या जो कहानियां हम पढ़ते हैं, जैसे भगवान शिव के बारे में और उनके वंश के बारे में, वो कहानियां हमारे पुराणों में और सब जगह लिखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल अलग तरीके से लिखा है। उसका जो प्लॉट है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए वो हमारे लिए बिल्कुल और अलग बन गई है, नई बन गई है। तो हमें वो लगता है, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं। तो वो ये जो प्रोसेस है, इसको डीफेमिलियराइज करना कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से और हम समझेंगे कि लिटरेचर में डीफेमिलियराइजेशन का मतलब क्या है। स्लोवस्की कहते हैं, दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, दो सेंटेंसेस हम लेते हैं। पहला सेंटेंस है फ्लावर्स ब्लूम, दूसरा सेंटेंस है बल्ब्स ग्लो। तो देखिए, इसमें फ्लावर्स और बल्ब्स, इनमें एनालॉजी है, यानी समानता है। ब्लूम और ग्लो, इनमें भी समानता है, यानी ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो विक्टर स्लोवस्की क्या कहते हैं कि अगर हम ऐसे लिखते हैं फ्लावर्स ब्लूम और बल्ब्स ग्लो, तो ये सामान्य लैंग्वेज है, यानी सिंपल लैंग्वेज है, ये फेमिलियर लैंग्वेज है। इसको डीफेमिलियराइज कैसे कर सकते हैं कि अगर हम ऐसे लिखते हैं बल्ब्स फ्लावर ओवर माई हेड, यानी बल्ब जो है वो मेरे सर के ऊपर फूलों की तरह रोशनी दे रहे हैं, तो ये लैंग्वेज लिटरेरी लैंग्वेज हो गई। तो इस तरह से स्लोवस्की ये मानते हैं कि मेटाफर, मेटानिमी, एलिट्रेशन और इस तरह की डिवाइसेस का, एनालॉजी का यूज करके और किसी भी लैंग्वेज को हम लिटरेरी लैंग्वेज बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल से हमने समझा कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो किस तरह से सामान्य या जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है उससे अलग होती है। अब कुछ और जो हैं टर्म्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। डीफेमिलियराइजेशन का मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। एनकरेजिंग पीपल टू सी कॉमन थिंग्स एज स्ट्रेंज, वाइल्ड और अनफेमिलियर, यानी सामान्य चीजों को बिल्कुल विचित्र या अलग तरीके से देखने के लिए लोगों को प्रेरित करना जो है वो है डीफेमिलियराइजेशन। और पोइटिक लैंग्वेज में, प्रोज में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। पोइटिक स्पीच इज फ्रेम्ड स्पीच, prose is ordinary speech, economical, easy, proper. The goddess of prose is a goddess of the accurate, facile type of the direct expression of a child. स्लोवस्की ने कहा है कि प्रोज जो है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है और पोइटिक लैंग्वेज है वो फ्रेम्ड स्पीच होती है। तो ये उन्होंने बताया है। एक टर्म उन्होंने दी है फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग और बैकग्राउंड में क्या डिफरेंस है? For the formalist, the text or the form is foregrounded, यानी वो ये मानते हैं कि जो फॉर्म है वो foregrounded है। foregrounded का मतलब आप यही समझिए कि टेक्स्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। foregrounded यानी आगे रखना, और बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड में रखना, पीछे रखना। तो वो टेक्स्ट को या कॉन्टेक्स्ट को उनको पीछे रखते हैं, बैकग्राउंड में रखते हैं, और फॉर्म जो है उसको वो फोरग्राउंड में रखते हैं। तो एक और टर्म है वो है स्टोरी और प्लॉट। तो स्टोरी जो है उसके लिए नाम है फेबुला, और प्लॉट के लिए नाम है स्यूजेट। स्यूजेट प्लॉट का नाम है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी स्टडी करने को नैरेटोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। तो जो प्लॉट है वो क्या है और स्टोरी क्या है? प्लॉट इज हाउ द टेक्स्ट इज अरेंज्ड, हाउ इज द स्टोरी टोल्ड, यानी स्टोरी को कैसे कहा जाता है वो प्लॉट है। और फेबुला यानी स्टोरी क्या है?
स्टोरी का मतलब है, स्टोरी इज द ऑर्डर टू टेल थिंग्स, यानी घटनाओं को डायरेक्ट वे में बताना जो है वो स्टोरी है, और प्लॉट क्या है, उनको अरेंज करके बताना। तो ये कुछ एक बातें हमने डिस्कस की हैं फॉर्मलिज्म के बारे में। तो फॉर्मलिज्म क्या है, एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मलिज्म का मतलब है हिंदी में जिसे हम रूपवाद कहते हैं। इसकी शुरुआत रशिया में हुई थी, और फॉर्मलिस्ट जो हैं वो फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेज जो हैं, मेटाफर है, मेटानिमी है, लिटरेरी डिवाइसेज है, इन पे वो फोकस करते हैं। और इसका एंड जो है वो भी इसी वजह से हुआ था। इसका कारण क्या था कि रशिया की जो गवर्नमेंट है उस समय मार्क्सिस्ट थी, यानी जो मार्क्सवादी हैं वो ये मानते थे कि किसी भी लिटरेरी और वर्क को विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हम। यानी वो ये मानते थे कि जो वर्ग भेद है गरीब और अमीर के बीच का, उसका हर बुक में रेफरेंस होता है, तो उसको उस दृष्टि से पढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। और एक बात आपको बताऊं कि जो फॉर्मलिज्म टर्म है ये एक तरह से डेरोगेटरी टर्म मानी जाती थी। पहले इसका जो विरोध करने वाले थे उन्होंने इसको फॉर्मलिज्म कहा था, और बाद में ये टर्म जो है ये पॉपुलर टर्म बन गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मलिज्म का मीनिंग, फॉर्मलिज्म की डेफिनेशन और इसके प्रोपाउंडर्स, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ subscribe to my YouTube channel and share the video with your friends and other students. Thanks a lot.